Hello, good evening everyone. हेलो जी। डेयर जूम गुड सेशन इवनिंग। दोबारा दोबारा स्टार्ट करें डेयर के जूम सेशंस। काफी महीनों के बाद मेरी हेल्थ की वजह से थोड़ा हम रुक गए थे, लेकिन अब दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट भी हम अपने सीनियर मेंटर डॉक्टर नीलम मैम के साथ ही कर रहे हैं। माइंड पर ही किस तरह से मैम केसेस को पिक करती हैं और माइंड के सिम्टम्स को किस तरह से वो लेती हैं, ये सीखना ज्यादा जरूरी होता है। बहुत कॉमन हो गया है आजकल के माइंड के सिम्टम्स को पकड़ना। लेकिन मैंने बहुत बार देखा है, आप लोग एक सेंटेंस से सिम्टम बनाने की कोशिश करते हैं और मैम को आप कभी देखो वो एक सेंटेंस के साथ नहीं बनाती हैं। वो उस स्टेट की फीलिंग को पिक करती हैं। तो ये चीज मैम से जरूर सीखो, जो लोग माइंड पर प्रैक्टिस करते हैं या करना चाहते हैं। ठीक है, वेलकम मैम। या थैंक यू प्रॉमिला। या सबसे पहले तो डेयर की तरफ से आप सभी का स्वागत है। एंड अभी से हम दोबारा से सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले 3-4 महीने तो हमारा गैप ही हो गया। तो आज ये जो सेशन है ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए है कि जो बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं कि मैम हमने अभी आपका वीडियो देखा, हमें बहुत पसंद आया, लेकिन हमें करना नहीं आता, हम क्या करें, आप बताइए किस तरह से करें। तो जो मेरी जर्नी शुरू से अब तक की रही है, एक तो हम उसको देखेंगे कि किस तरह से हमने ये माइंड को सीखना शुरू किया, क्यों ऐसा किया। तो मेरी जो ग्रेजुएशन हुई 84 में हुई। 84 86 7 में एक नदामपुर में डिस्पेंसरी थी रेड क्रॉस की, वो ज्वाइन की। 6 साल के बाद कोई सिलेक्शन हो गई, तो उस वजह से वो डिस्पेंसरी हमने पंजाब गवर्नमेंट को दे दी, जिसमें बहुत ज्यादा पेशेंट आया करते थे, बहुत पेशेंट देखे हैं। लेकिन नवंबर 92 में हमने पहली बार डॉक्टर एम एल सहगल जी का, जिनका बहुत ही बड़ा योगदान है, जिनको हम कभी भी भुला नहीं सकते, तो उनका लेक्चर सुनने का चंडीगढ़ में मौका मिला। जस्ट 10 20 30 लोग थे। डॉक्टर मान थे, हम थे। और उन्होंने बोला कि होम्योपैथी में किसी भी केस को ठीक करने के लिए बस एक ही चीज की जरूरत है, दैट इज माइंड। और माइंड के थ्रू हम पेशेंट को 100% ठीक कर सकते हैं, हमें किसी फिजिकल की जरूरत नहीं है। तो हम तो एग्री नहीं हुए, हमने कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर फिजिकल्स की जरूरत नहीं है तो फिजिकल्स है क्यों। हमने डॉक्टर मान ने एक स्लिप पे लिख के भेजा कि नो दिस इज नॉट पॉसिबल, कि अकेला माइंड लेना है, क्योंकि तब लोग माइंड को जानते नहीं थे एट दैट टाइम। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो हम सेमिनार देते हैं। उन्होंने फिर संगरूर में हमने उनका सेमिनार रखा और उनको सुना। हमने जितनी भी एक एक दो दो चीजें सुनी, पहली बार सुना था सारा कुछ, हर चीज नई थी। जितनी भी एक दो चीजें सुनी, आकर प्रैक्टिस में अप्लाई करना शुरू किया। और जब देखे रिजल्ट्स, ओ माय गॉड। चाहे एक ही केस था, एक ही केस में रिजल्ट्स मिले, पर रिजल्ट जो मिले वो बहुत ही एनकरेज करने वाले। मेरा तो जिंदगी का जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है, जो मेरा टर्निंग पॉइंट है, वो एक लड़की का है, लाइसिन वाला। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि एक लड़की अपने हेयर प्लग करती थी और उसको तब ये आदत पड़ी जब वो 15 साल पहले वो 5th क्लास में पढ़ती थी और उसके मदर को हार्ट अटैक हो गया था। एंड वो 3 सिस्टर्स में से सबसे बड़ी थी। उसने घर का काम भी करना, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी इधर पटियाला में। तो उसने बोला कि मैं सारा घर का काम करती थी, फिर भी मेरे फादर हमेशा मुझे डांटते ही रहते थे। बस वो टाइम था जब मैंने ऐसे 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 प्लग करना शुरू कर दिया, और सारे उसने बिल्कुल टोटली बाल्ड कर रखा था और विग पहन के रखती थी। तो पहले तो उनको 4-5 दवाइयां दे दी, लेकिन जब उसने ये बात बताई
कि मैं घर का सारा काम करती थी और मेरे पापा फिर भी मुझे डांटते रहते, हर वक्त बेइज्जती करते और थप्पड़ मार देना। तो मैंने उसको लिया डिलीजन टॉर्मेंटेड शी इज। और उसके साथ मैंने उनसे पूछा गुस्सा, कहते गुस्सा तो बेहद आता है, बहुत ज्यादा आता है। इन्हीं 2-3 रूब्रिक्स के बेसिस के ऊपर उनकी लाइसेंस दवाई निकली। मैंने डॉक्टर राजन शंकर को बहुत पढ़ा है, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि डिल्यूजन टॉर्मेंटेड बाय दोज अपॉन whom शी इज डिपेंडेंट। अब ये बच्चा था, 10 इयर्स की थी, आज तो वो 25 साल की थी जब मेरे पास आई थी, 15 साल पुरानी प्रॉब्लम थी। तो मैंने, मेरे पास मेरे ये बॉक्स में एक छोटी सी कांच की बॉटल में लाइसिन 30 पड़ी थी, बड़ी ब्राउन सी, जैसे 10-15 साल पुरानी है। मैंने सोचा पता नहीं असर होगा कि नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, है ही वो, देनी है। वो ही 4-6 ब्राउन गोलियां उसको दी और बोला कि हफ्ते 15 दिन के बाद फिर से दिखाइएगा। वो तो नेक्स्ट डे ही आ गई, कहती कि डॉक्टर साहब मेरा हाथ ही नहीं यहां पर गया सिर में। पहले तो हर वक्त हाथ ऐसे ही ऐसे 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 करता था, तो वो तो मेरा इधर गया ही नहीं। देन आई सेड कि कोई बात नहीं, आप देखो, एक हफ्ता वेट करो। हफ्ता बीत गया, वो जो सारे उसने बाल प्लग कर रखे थे, तो वो धीरे धीरे छोटे 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 ग्रो करने शुरू हो गए। इस बीमारी को ट्राइकोटिलोमेनिया कहते हैं, मेनिया टू पुल वंस हेयर, कि अपने बाल नोचने। बड़ा कमाल हुआ, आई वॉज सरप्राइज्ड। तब तक मुझे 10 साल हो गए थे प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन 10 सालों में मुझे कोई केस नहीं याद कि जिसमें कभी कोई इतना अमेजिंग रिजल्ट मिला। तब मुझे होम्योपैथी की वैल्यू समझ आई कि इसमें तो एक डोज से आप पता नहीं कितने साल की पुरानी बीमारियां ठीक कर सकते हो। एंड आज कितने साल हो गए इस बात को, ऑलमोस्ट 30 इयर्स हो गए, 96 की ये बात है। 30 साल में इतने केसेस सिंगल डोज से, और एक एक ही बार में ठीक हुए हैं कि अगर मैं सुबह बताने लगूं तो शाम हो जाए, इतने ज्यादा केसेस। हमारे टाइम पे जब हमने डॉक्टर एम एल सहगल जी को सुना, तो उसके बाद डॉक्टर संजय सहगल एंड डॉक्टर योगेश सहगल वो आया करते थे, हमें संगरूर में क्लास लगाते थे महीने में एक बार। तब कोई मैटर नहीं था, ऐसा कोई मटेरियल नहीं था कि जिससे हमें पता चले कि माइंड में क्या है। कोई ज्यादा सॉफ्टवेयर नहीं हुआ करते थे, लेकिन हम रेगुलर पढ़ते रहे 5-7 साल उनके साथ लगाए। उसके बाद जब प्रैक्टिस स्टार्ट की इस तरीके से, 5-7 साल तो ऐसे हो जाते कि समझ ही नहीं आता कि आपने फिजिकल पे प्रैक्टिस करनी है या माइंड पे करनी है। और जब ये सारी कंफ्यूजन दूर हुई, उसके बाद जो तराश के एक जो वो निकला ना, किस तरह की पर्सनैलिटी निकली, जिसमें हर केस हम माइंड पे देखने लग गए। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा रूब्रिक होगा जो यूज नहीं किया होगा, कोई ऐसा रूब्रिक नहीं होगा जिसके साथ कोई कहानी नहीं होगी। तो ये माइंड का जो सिस्टम है, पहली बात, अभी डॉक्टर संजय कह रहे थे कि बड़ा मुश्किल है, मैंने कहा बिल्कुल मुश्किल नहीं है। डॉक्टर प्रोमिला ने भी बोला कि नहीं मुश्किल है, आपको आता है इसलिए आपको आसान लगता है। मैंने कहा नहीं, सच में मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? हमने करना क्या है, हमने पेशेंट आया, आके बैठा, उसने 4 बातें की, हमने वो बातें नोट करनी है। हमने बात बात पे रूब्रिक नहीं बनाने, हमने उसकी बातें नोट करनी है, उसको अपने ध्यान में रखना है कि वो क्या चाहता है और क्यों ऐसा उसने बोला। हमारा एक PPP 3P का फॉर्मूला है, प्रेजेंट, प्रीडोमिनेंट एंड परसिस्टेंट। उसके अकॉर्डिंगली कि वो उसके प्रेजेंट में कौन कौन से प्रीडोमिनेंट एंड परसिस्टेंट रूब्रिक्स हैं, सिम्टम्स हैं, उनको हमने देखना है।
और जो क्रॉनिक केसेस होते हैं उनमें हम बहुत लंबी हिस्ट्री में भी चले जाते हैं. सो व्हाट ही सेज, व्हाई ही सेज, व्हेन ही सेज, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. व्हाट ही सेज, क्या कहता है, उसको चाहिए क्या है. डिप्रेशन का पेशेंट है, वो डिप्रेशन से निकलना चाहता है. तो हर चीज के पीछे कोई रीजन, मेरी हर वीडियो में आपको एक चीज जरूर मिलेगी. मेरी यूट्यूब पे कम से कम 750 से 750 तक वीडियोस हैं, जिसमें 300-400 तो रूब्रिक्स ही हैं अकेले. तो हर वीडियो में पीछे मैंने 100 डेज 100 केसेस की जो मेरी सीरीज थी, उसमें मैंने हर केस में एक बात बताई कि आपके लिए ये जानना कितना जरूरी है कि पेशेंट की बीमारी के पीछे रीजन क्या है. हमेशा मैं एक बात कहती हूं, रीजन ही ऐसा पॉइंट है जो डीडी करेगा, जो डिफरेंस बताएगा एक मेडिसिन का दूसरी मेडिसिन से. मान लो सीधी सी बात, हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेते हैं. अगर किसी के मन में कोई भी क्वेरी होगी तो वो साथ के साथ या तो लिख दीजिए या अनम्यूट करके मेरे से प्लीज पूछना जरूर. तो जैसे एक रोने वाली बात लगा लो कि हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे टीचर्स ने बताया था जब कोई आके रो पड़े तो समझो कि वो पल्स अटेला है. लेकिन जब हम इस माइंड सिस्टम में आए तो हमने देखा कि अकेला पल्स अटेला नहीं रोता, बहुत सारे 30-35 रोगी हैं जो रोते हैं. इग्नेशिया रोता है, नेट्रोम्योर रोता है, स्टेफी रोता है, पेट्रोलियम रोता है, बहुत सारे काली कार्ब रोता है, मडोरिनम रोता है. बहुत सारे लोग हैं जो रोते हैं और सबके रोने का कारण अलग है. अगर आप वो कारण जान गए, समझो कि आपका केस निकल गया. आप हर बात पे पेशेंट से पूछिए कि ऐसा क्यों. मान लो कोई पेशेंट बात कर रहा है, करते करते रो पड़ा, आपको कुछ समझ नहीं आई भी, अब रोने वाली तो कोई बात थी ही नहीं. आप उनसे पूछ लीजिए कि अब रोना किस बात पे आया, आपके मन में क्या ऐसा आया जिससे आप इतना आप रो पड़े. तो पेशेंट बोलेगा अलग अलग, पल्साटिला, सीपिया, पेट्रोलियम, एंटम क्रूडम, सबकी अलग स्टोरी होगी. अगर हम पल्साटिला की बात करें, उसके मन में होता है कि डॉक्टर साहब मैं तो अकेली हूं, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, डिल्यूजन एलोन, निग्लेक्टेड बीइंग. और वो इसीलिए इतनी माइल्ड एंड इतनी यील्डिंग होती है, हर एक की बात सुनती है, क्योंकि उसके मन में डर होता है कि अगर मैं इनके साथ नरमाई से पेश ना आई तो ये तो मुझे पहले ही नहीं पूछते, फिर तो इन्होंने क्या पूछना है. क्योंकि इसमें डिल्यूजन निग्लेक्टेड भी है और फियर निग्लेक्ट भी है कि मुझे आज नहीं पूछते, डिल्यूजन निग्लेक्टेड शीज. और ये मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसे इनके साथ अच्छी तरह से बिहेव ना करूं तो ये मुझे कल भी नहीं पूछेंगे. सो इसमें एलोन का और निग्लेक्ट का फैक्टर है. अगर हम एंटम क्रूडम की बात करते हैं, वो क्यों रोता है. कुछ ही देर पुरानी बात है कि मेरे पास एक पेशेंट आए, बहुत रोए बहुत रोए बहुत रोए. पूछा हुआ क्या है, तो नहीं डॉक्टर साहब कुछ नहीं हुआ. कैसे, तो रोना नहीं आ सकता, कोई बात तो हुई है ना. कहते मेरा सिर बुरी तरह से फट रहा है, 1 महीना हो गया डॉक्टर साहब, 1 महीने से फट रहा है. ऐसे क्यों. बस डॉक्टर साहब घर की कोई ऐसी बात है. मैंने कहा देखो बात तो बतानी पड़ेगी, बात नहीं बताओगे ये बात तो प्रॉपर रीजन नहीं मिलेगा, प्रॉपर दवाई नहीं मिलेगी. तो उन्होंने बताया कि मेरा मेरे भाई के साथ भाभी के साथ कुछ मन मुटाव हो गया. और क्या बोले कि वो तो मेरा इतना छोटा भाई है, मैं तो उसको इतना प्यार करती हूँ और उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया. यहाँ पे एंटम क्रूडम आती है जो लव सिक होता है कि मैं तो उससे इतना प्यार करती हूँ और उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया. हमारी ये येलो बुक है, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास है, 5-7 बार ये पब्लिश हो चुकी है. इसमें हमने ऐसे छोटे 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 बहुत सारे केसेस डाले हुए. एंटम क्रूडम में 3 केसेस ऐसे डले हैं जिनमें
लव सिक होने के कारण पेशेंट आता है और रोता है। अब इग्नेशिया एंड नेट्रोमियर क्यों रोते हैं? इग्नेशिया एंड नेट्रोमियर दोनों में डेथ्स हुई होती है, लेकिन दोनों अलग तरीके से लेते हैं। अगर हम बात करते हैं पेट्रोलियम की, वो भी आके रोएगा। हर उसमें मैं कोई ना कोई केस बताने की कोशिश करूंगी कि क्यों रोता है। हमारे वहां पे दूसरे घर में मेरे पड़ोसी थे एक, तो उनको डिप्रेशन था, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उनको थायराइड था, उनको फाइब्राइड था, और एक दिन रोते 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 मेरे पास आए कि देखो डॉक्टर साहब, कितनी मेरी फिंगर्स कितनी स्वोलन हो गई हैं, कितनी सूज गई हैं, बस अब तो मैं मरने वाली हूँ, अब नहीं मैं बचती, चार चार छह छह इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां मुझे, मैं क्या करूं। रोए 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 रोए। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे क्यों कर रहे? कहते नहीं डॉक्टर साहब, मैंने नहीं अब बचना, अब तो मैंने मर ही जाना है। अब तो मैंने तो कल अपने बेटे को सारा अपने अकाउंट्स का, अपने लोन्स का सब कुछ बता दिया कि ये चीजें हैं, ये सब कुछ पड़ा है और ये देने वाला है। तो ये कौन करता है? ये पेट्रोलियम करता है। डेथ प्रेजेंटिमेंट ऑफ मस्ट हरी अप टू सेटल फैमिली अफेयर्स। उसको लगता है कि मेरी बीमारी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी बीमारी होगी कि बस अब तो मैं मरने वाला हूं, अब मैं बचूंगा नहीं। बहुत केसेस में जहां पे कैंसर होता है, तो पेशेंट को लगता है कि मुझे कैंसर हो गया है, अब मैं बचने वाला नहीं। तो वहां पर हम पेट्रोलियम देते हैं। पेट्रोलियम में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो फैमिली मैटर्स को सेटल करने के लिए वो जल्दी करेगा कि बस पता नहीं अब मैं 10 दिन जीऊंगा कि महीना जीऊंगा, फटाफट ये भी काम कर लूं, वो भी काम कर लूं। अब अगर रोने की और आगे बात करते हैं, स्टेफिस एग्री आएगा, वो भी हमारे पास आके रोएगा। हर एक की अपनी स्टोरी है। स्टेफिस एग्री क्यों रोएगा? वो इसलिए रोएगा क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं इंसल्ट हो गई, उसकी कहीं बेइज्जती हो गई। ये बहुत सारे पल्सटिला, सीपिया, स्टेफी, कैलकेरिया कार्ड, वो भी बहुत सारी मेरी वीडियोस बनी हुई हैं, उनमें ये केसेस बार बार मैं बताती रहती हूँ। तो स्टेफी वाला क्यों रोएगा? क्योंकि उसको लगता है कि मेरी बेइज्जती हुई है। एक केस बताती हूँ। एक लड़की, वो मुझे फोन करती है रात को, पहले भी वो मेरे से दवाई लेते रहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी पीठ बहुत दर्द हो रही है, सारी दवाइयां दी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने कहा हुई क्यों है? कहती डॉक्टर साहब बताना पड़ेगा। मैंने कहा ऑफ कोर्स बताना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब कल हम रात को, कल नहीं सॉरी, 1 महीना पहले हम रात को खाना खा रहे थे, तो पता नहीं मेरी और पापा की किस बात पे बहस हो गई, पापा ने पड़क से थप्पड़ मारा मेरे। सर्वेंट मेरे आसपास खड़े हैं, खाना खिला रहे हैं, आई एम 25 years old, और मेरे थप्पड़ मारा। मैंने कहा स्टेफी सेग्रिया ले लो, 30 है 30 ले लो, 200 है 200 ले लो, और मुझे 2-3 दिन में बताना। अगले दिन उसका सुबह फोन आता है कि डॉक्टर स्टेफी ली थी, रात रात में ही 90% से ज्यादा फर्क पड़ गया। जब हम रीजन ढूंढ के किसी चीज का, किसी भी बीमारी का इलाज करते हैं, तो मुझे लगता है कि बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। एक और केस बताती हूँ स्टेफी का। एक लेडी आई मेरे पास यहाँ पे, आके रोए रोए रोए, ये हुआ क्या? तो डॉक्टर साहब 6 महीने हो गए मैं ऐसे बीमार पड़ी हूँ, और मेरे से कोई काम नहीं होता, मैं हिल नहीं सकती, मैं चल नहीं सकती, मैं उठ नहीं सकती, मैं घर में खाना नहीं बच्चों का बना सकती। क्यों नहीं बना सकते? हुआ क्या है? 6 महीने 8 महीने पहले क्या हुआ ऐसा? तो नहीं डॉक्टर साहब मैं वो बता नहीं सकती। अरे बताओगे नहीं तो फिर ऐसे कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा क्या रीजन है? कहती डॉक्टर साहब चलो अगर बताना है तो सुनो। 6-7 महीने पहले मेरा फोन पड़ा था, मेरे हस्बैंड ने मेरा फोन उठा लिया, उन्होंने फेसबुक चला लिया, ऐसे ओपन ही रहता है, मैं कौन सा कोई उस पर लॉक लगाया होता है, खुला ही पड़ा था। उसमें मेरे उन्होंने 150-200 मेरे फ्रेंड्स देख लिए, फेसबुक फ्रेंड्स। वो तो लड़ पड़े, इतनी लड़ाई की, इतनी लड़ाई की।
मेरे बच्चों के सामने मेरी इतनी इंसल्ट की कि मैं आज तक उठ नहीं पाई। मैंने उनको समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे 150 फ्रेंड्स बने कैसे, किस किस से बात करती हो, पता नहीं क्या क्या बोले। वो दिन गया, आज का दिन आया, मैं बेड के ऊपर पड़ी। अगेन स्टेफी सेग्रिया दी, अगले हफ्ते आते हैं, कहते डॉक्टर साहब बड़ी बहुत अच्छी मेडिसिन दी थी और मैं बिल्कुल 100% ही समझो कि ठीक हो गई थी। सो इतने स्ट्रेट और क्लियर सिम्टम्स मिलते हैं क्योंकि हम ढूंढ रहे होते हैं कि वो बोलेगा क्या। एक बच्चे का केस, चलो छोटा सा बच्चा, हम स्टेफिसेग्रिया के रोने की बात करते हैं। एक छोटा सा बच्चा 5 साल का, उसकी दादी आई मेरे पास बच्चे को लेके, कहती जी बच्चे का नाक बह रहा है, इसको जुकाम हो गया है और नाक बहुत ज्यादा, नाक और गला ऐसा हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो कहते जी 5 दिन हो गए स्कूल नहीं गया। स्कूल नहीं गया, क्यों नहीं गया? तो नहीं जी स्कूल नहीं जाता। क्यों नहीं जाता स्कूल? कहते जी नाक बहता है, बाकी के आसपास वाले बच्चे छेड़ते हैं इसको कि क्या इसका नाक बह रहा है। ये इतनी बेइज्जती समझता है जिस वजह से स्कूल नहीं जाता। अब जुकाम के लिए तो कोई भी हो सकती है, एकोनाइट, बेलाडोना, आर्सेनिक, अल्केरिया, जो मर्जी दे दो, लेकिन मैंने उसको स्टेफिसेग्रिया दी। और अगली बार दादी अकेली आती है, कहती डॉक्टर साहब एक आधे दिन में वो जुकाम जुकाम ठीक हो गया, हफ्ते की दवाई और दे दो, और बच्चा अगले दिन से स्कूल जाना शुरू हो गया था। कितनी बड़ी बात है कि इन छोटी छोटी चीजों में हम इतने बड़े केसेस निकाल लेते हैं।